नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम रिंग थ्योरी। चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू रिंग्स। अब तक हमने क्या देखा था? दो बाइनरी ऑपरेशंस देखे हमने। कौन कौन से देखे हुए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल्स बताओगे किस पे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने देखे थे? ग्रुप्स में हमने बड़े सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स पढ़ा था। यस मैम, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स भी पढ़े हैं। इंटीजर्स मॉडुलो एन हमने पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। मेट्रिसेस भी पढ़े थे हमने। और एक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। पॉलिनोमियल को भी ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इन सब में कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप्स के टाइम हमारा फोकस कहाँ पे रहता था? हमारा एडिशन वाले ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस रहता था। मल्टीप्लिकेशन में जहाँ पे गड़बड़ आती थी उसको हम छोड़ देते थे। जैसे रियल नंबर में अगर आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे तो वो हमारा ग्रुप नहीं बन रहा था। कोई बताएगा क्यों नहीं बन रहा था ग्रुप? बताओ। पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ चुके हैं, 2 यूनिट करे हमने। ये ग्रुप क्यों नहीं है? मैम इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा। इन्वर्स किसका एग्जिस्ट नहीं करता है? किस एलिमेंट का? मैम जीरो। हाँ, जीरो का नहीं करता, बाकी सबका करता है। तो मैंने क्या कहा यस। था? जिस एलिमेंट पे गड़बड़ आ रही है तो जीरो वाला एलिमेंट हटा दो तो आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना देता था। मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स हमारे ग्रुप बनाते थे। अब आगे हम बात करने वाले हैं रिंग की। ग्रुप जब भी देखते थे सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पे बात करते थे, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। जैसे आर अंडर एडिशन ग्रुप बनाता था, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता था। जिस एलिमेंट पे गड़बड़ थी उसको हमने निकाल दिया, बचा हुआ मेरा ग्रुप बनता है। तो मतलब यह है कि ग्रुप जब बनता है तो सिर्फ और सिर्फ उस सेट में एक ही पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ बनता है, या तो एडिशन के साथ बनेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ बनेगा। अब रिंग में क्या होगा? दोनों के दोनों ऑपरेशंस हमारे आने वाले हैं। एडिशन भी लेके चलेंगे और मल्टीप्लिकेशन साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रिंग की। सो अ रिंग आर, जैसे ग्रुप को आप कैपिटल जी से डिनोट करते थे, रिंग को हम कैपिटल आर से डिनोट करने वाले हैं। अ रिंग आर is a set with two binary operations। और वो दो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन such that the following axioms hold।
ग्रुप के टाइम क्या करते थे, एक सेट जी लिया था, साथ में हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया था स्टार, एडिशन भी हो सकता था या फिर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता था। ग्रुप की डेफिनेशन में हमने कौन कौन से एक्सियम सेटिस्फाई कराए थे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एक बार बताओ। ग्रुप चेक करना है तो कैसे चेक करते थे, बताओ। बताओ, इंपॉर्टेंट है। रिंग की डेफिनेशन में हमने ग्रुप की मेन डेफिनेशन से ही जाना है। मैम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और आइडेंटिटी। सीक्वेंस में बोला करो हमेशा, और चेक भी सीक्वेंस में करा करो, मैंने बोला था। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकंड वन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव फिर थर्ड वन इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एबेलियन ग्रुप है तब आप बोलोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं Yes. बताओगे कभी भी, क्योंकि ग्रुप और एबेलियन ग्रुप में फर्क है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही फर्क है उसमें। सो रिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी ये वाली, ये सेम टू सेम चलने वाली है। इसका मतलब क्या है, आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप। सो 5 की 5 प्रॉपर्टीज पहले हम लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोजर। क्लोजर कैसे कहेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर implies ए बी बिलोंग्स टू आर। अभी इस आर को रिंग मत बोलना, अभी ये आर मेरा कोई सेट है। जब सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देगा तब वो मेरा रिंग बनेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, आगे और भी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद ये रिंग बनेगा। सेकेंड वन इज, कौन है जो इतनी लेट आया? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल, सॉरी ब्रैकेट यहाँ पे आना था, ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये किसके साथ चल रहा है, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि अब हम 2 ऑपरेशंस के साथ काम कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Then third property is existence of identity element. So इसमें क्या होता था, there is an element 0 in R that is 0 belongs to R such that a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a for all a belongs to R. So यहाँ पे 0 मेरी क्या है, आइडेंटिटी है। 0 is the identity with respect to addition and is called the 0 element of ring R। अब तक क्या हो रहा था, हमारे पास ग्रुप के अंदर जो 0 निकल के आता था उसको हम क्या कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। यहाँ पे उसी 0 को हमने 0 एलिमेंट कहना है रिंग के अंदर। सो बेसिकली जो हमारे रिंग की आइडेंटिटी है
वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, उसका नाम है ज़ीरो एलिमेंट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब याद होगा क्या होता था, मैंने आर सेट से कोई भी एलिमेंट पिक करा, उसमें ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि मुझे सेम एलिमेंट मिल जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। For each A belongs to set R, there exists minus A belongs to set R such that A plus माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस ए क्या होगा यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स होगा मेरे ए का, इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी कि, और साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अभी तक हमने क्या देखा, 5 प्रॉपर्टीज। अभी आगे और 4 प्रॉपर्टीज बताऊंगी, तब जाके वो रिंग की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। सो प्रॉपर्टी 1 to 5 से हमें क्या पता चला कि सेट आर with respect to binary operation addition forms an abelian group. सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अब हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का पिक्चर में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि A belongs to set R, B belongs to set R implies A into B belongs to set R, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन ऑल्सो। पांच ये प्रॉपर्टीज हो गई। सिक्स्थ हमारी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन। इसके बाद क्या आ रही है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन। A into B into C is equals to A into B into C for all A, B, C belongs to R. फिर एट्थ और नाइन्थ प्रॉपर्टी में हमारा क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ multiplication sign over addition. Left distributive law, A into B plus C is equals to A into B plus A into C. And right distributive law, A plus B into C is equals to A into C plus B into C. ये हमारा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये हमारा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रॉपर्टी 6 to 9 से हमें क्या पता चल रहा है कि R अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो प्रॉपर्टी 6 to 9 implies that set R under multiplication is associative
बाइनरी ऑपरेशन and holds distributivity. यानी कि कोई भी मेरा सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराता है, यानी कि पहले वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एबिलियन ग्रुप बने। उसके बाद ये 4 और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराए, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दोनों के दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, तब जाके वो सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मेरा रिंग बनेगा। रिंग की डेफिनेशन सबको क्लियर है? बताओ। So thus R with respect to addition and multiplication is a ring if first thing R under addition is an abelian group, second thing multiplication operation is an associative binary operation on R, third thing multiplication is distributive over addition. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम रिंग के, एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे बेसिक वाला देखते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स Z under ordinary addition and multiplication. बताओ क्या ये रिंग बनाएगा? मैंने आपको दिया सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चेक करो, 1 मिनट लगा के सारी प्रॉपर्टीज चेक करो, मेंटली चेक करो। फर्स्ट 5 तो देखो इजीली सेटिस्फाई कर जाएगा, देख चुके हैं ना। एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स एबिलियन ग्रुप बनाते हैं, बताओ हाँ कि ना? अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा वो सेटिस्फाई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा? लेके देख लो। हम एक में ए भी है, एक में बी भी है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो। यहाँ पे इशू ये आ गया, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले लिखवा दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ये वाला तो ठीक था, इसको अभी ठीक कर लेते हैं, फिर ये आपका सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 मिनट। इसमें ये था A इंटू
ए इंटू बी प्लस सी वाला करा दिया, दूसरा था बी प्लस सी इंटू ए, अब कर जाएगा बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। अब बताओ, अब कर जाएगा, अब कर जाएगा ना। देखो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। अब डेफिनेटली कर जाएगा, अब कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर है? किसने पूछा था? आदर्श ने पूछा था। Yes. ठीक है, सो एबिलियन ग्रुप भी है, बाकी की 4 प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर गया, सो दिस इज अ रिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट Zn, Zn के एलिमेंट्स बता दो क्या होते थे। Zn के एलिमेंट्स बताओ। 0 to n minus 1. हाँ, थोड़ा जल्दी आंसर करा करो, हम पिछले 3-4 महीने से ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे। सो दिस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n इसका ऑपरेशन है। एडिशन मॉडलो n भी लेते थे, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n भी लेते थे। चेक करो और बताओ क्या ये रिंग बनाएगी, Zn रिंग बनाएगा। पहले देखो Zn अंडर एडिशन मॉडलो n क्या एबिलियन ग्रुप बनाता है, मतलब वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पा रही हैं। एबिलियन ग्रुप बनता है क्या? ये तो हमने देखा था एबिलियन ग्रुप बनता है। उसके बाद बाकी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कोई इशू आ रहा है? प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ, ये लो। एबिलियन वाली तो याद है, ये 4 और एक्स्ट्रा कराई हैं। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। Zn में से जो मर्जी एलिमेंट उठाओ, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अगेन Zn को बिलोंग करेगा, क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 एलिमेंट्स लो, ये कंडीशन चेक करो, हो रही है सेटिस्फाई। क्लास में आए हो ना तो कुछ रिस्पॉन्स भी दो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता फिर क्लास का ना। ना फिर मुझे इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने का। हाँ ना, नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दिया करो। सेवेंथ प्रॉपर्टी हो रही है सेटिस्फाई।
सारी हो गई। हो गई सारी, ठीक है। सो दिस इज अ रिंग। थर्ड एग्जाम्पल, द सेट ZX। इसमें क्या होगा, सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स आएंगे और उन पॉलिनोमियल्स की जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या ये रिंग बनाएगा? सो ZX अंडर एडिशन, पहले एबिलियन ग्रुप चेक करो। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स लिए, यहाँ पे करेक्ट कर लो। ये क्लोजर प्रॉपर्टी में a प्लस बी था, एडिशन के साथ बात कर रहे थे ना। a प्लस बी बिलोंग्स टू R, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है इसलिए। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स पिक करें हमने उस सेट से, उनको ऐड करेंगे, अगेन उस सेट को बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तीन पॉलिनोमियल्स लेना, ये कंडीशन चेक करना, सेटिस्फाई कर जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये बताओ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो एलिमेंट क्या होगा? किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि मुझे वो सेम पॉलिनोमियल दे दे, बताओ। जीरो। जीरो नहीं बोलोगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे, याद है? जीरो पॉलिनोमियल बोलोगे, अकेला जीरो बोलना सही नहीं है। अकेला जीरो तब सही है जब इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल में बात कर रहे हैं। जैसा सेट अकॉर्डिंगली उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जीरो पॉलिनोमियल। एडिटिव इनवर्स, बताओ समझ आ रहा है या लिख लिख के सारा करवाऊं कि कैसे प्रूफ कर रहे हैं? इसमें हमने क्या करा था, जीरो एलिमेंट के लिए fx कोई भी पॉलिनोमियल लिया जो कि zx को बिलोंग करता है। fx में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो मुझे सेम पॉलिनोमियल दे देगा, तो वो कौन सा है, जीरो पॉलिनोमियल, जिसको 0x भी लिख देते हैं। जैसे अगर 2 डिग्री का जीरो पॉलिनोमियल लिखना हो, वैसे तो लिखा नहीं जाता, तो 0x² प्लस 0x प्लस 0, बेसिकली ये है 0x, इस तरीके से। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स देखना है, एक पॉलिनोमियल लिया, उसमें ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि मुझे जीरो पॉलिनोमियल मिल जाए, मतलब जो रिंग की हमारे पास आइडेंटिटी निकल के आई है उसके इक्वल मिल जाए। बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हाँ, माइनस fx। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे fx प्लस gx किया जाए या फिर gx प्लस fx लिखा जाए, सो ये सेम बात है। तो हमारा एबिलियन की तो सारी की सारी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ZX से कोई भी दो पॉलिनोमियल पिक करे, उनको मल्टीप्लाई करा, अगेन ZX को ही बिलोंग करेंगे। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन पॉलिनोमियल्स ले लो, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। सो अनमल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको?
बताओ, हो रहा है क्लियर? रिस्पॉन्स ही नहीं देते। कॉलेज में तो अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो, यहाँ पे पता नहीं ऑनलाइन में क्या हो जाता है। सो जाते हो क्या सारे? द सेट M2Z of 2x2 matrices with integer entries। अब एक एक करके मैंने पूछना शुरू कर रही हूँ। ये वाला एग्जाम्पल देवंता बताएगी प्रूव करके, मेरे साथ साथ करवाएगी, बताएगी रिंग बन रहा है नहीं बन रहा। क्लास में है देवंता? है या चली गई? है। मैं कहा कभी क्वेश्चन पूछते ही भाग ना गई हो। सेट है M2Z। M2Z का मतलब क्या है? 2x2 के हमारे पास मेट्रिसेस हैं, जिसमें से ये जो एंट्रीज हैं, मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रही हैं? इंटीजर्स से आ रही हैं। सो दिस इज M2Z। M2Z नोटेशन कैसे है? 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है तो M2 लिख दिया क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, एंड एंट्रीज इंटीजर से आ रही हैं तो यहाँ पे हमने Z लिख दिया। सो इसको चेक करना है रिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा। बताओ देवंता, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी क्लोजर? चलो नेक्स्ट, आयुषी क्लास में है? क्वेश्चन पूछूंगी तो कोई क्लास में नहीं होगा, या फिर ऑन करके सो गए हो? चलो आदर्श आप ही बताओ, क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी? Yes, ma'am. एसोसिएटिव, ये भी हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे? जीरो ही होगा, कुछ भी है। जीरो? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है ना? पढ़ा हुआ है ना ये सब, नल मैट्रिक्स वगैरह 12th क्लास में पढ़ा है। सो जो जीरो एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पे नल मैट्रिक्स होगा, यानी कि 2x2 का जीरो मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स बता दो क्या बनेगा? मैट्रिक्स है ABCD, इसमें ऐसा, नेगेटिव उसमें से हाँ, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि -A -B -C -D। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी सेटिस्फाई? एडिशन के साथ कह रहे हैं। मान लो ये A मैट्रिक्स है, B वाला भी ले लिया, EFGH। इस तरीके से पेपर में प्रूव करना है आप लोगों ने, अगर प्रूव करने को आता है, इसीलिए बता रही हूँ। A + B इज इक्वल्स टू B + A दिखाना टारगेट है, तो A + B ABCD + EFGH। सो दिस इज इक्वल टू A + E, रिस्पेक्टिव एंट्रीज हमारी मैट्रिक्स में ऐड होती हैं, B + F C + G D + H, B + A EFGH + A ABCD। So this is equal to E + A F + B G + C H + D। इन एंट्रीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐड में है, A + E लिखें या फिर E + A, एक ही बात है। A + E B + F C + G D + H। Therefore A + B is equals to B + A। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। उसके बाद हमने दिखानी है क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर जाएगी। दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करें, अगेन मैट्रिक्स आएगा। Yes. एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ रिंग। फिफ्थ example. The set 2z of even integers under ordinary addition and multiplication. स्नेहा है क्लास में? स्नेहा क्लास में हो? क्या बात है, क्वेश्चन पूछने में सारे चुप हो जाते हैं, किसी का भी माइक ऑन नहीं होगा, सबके नेटवर्क इशू एक साथ आएगा, एक्सक्यूज है। कोई बात नहीं, आप लोगों का 13 मई को है ना, 13 मई को है ना एग्जाम? 14 चलो, देख लो कितना कम टाइम रह गया और पता चल रहा है कि इतनी आसान चीज़ें भी आंसर नहीं की जा रही, तो पेपर की तैयारी कैसे करोगे फिर? आंसर करो ना। आदर्श के अलावा किसी और को आंसर करना है कि ये कैसे बनेगा मेरे साथ डिस्कस करके? मैम ये 2 जो है z के साथ मल्टीप्लाई में है। 2z ऑफ इवन इंटीजर्स लिखा ना, इवन इंटीजर्स का क्या मतलब है? 2z सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 प्लस माइनस 2 प्लस Zero. माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन, ये सेट है। और ऑपरेशन कैसा? ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? सो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी आसानी से, क्लोजर आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी इजीली होल्ड कर जाएगी। 3 इवन इंटीजर्स ले लेना और चेक कर लेना, हाँ सारी हो जाएंगी। और ध्यान है ना, प्रूव करते टाइम मैंने बोला हुआ है सिंपल ABC इन टर्म्स में लेना है, कभी भी यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 3 मत ले लेना, A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3, इस तरीके से कभी भी नहीं लेना। जब भी किसी चीज़ को डिसप्रूव करना है या फिर वो सेटिस्फाई नहीं करती, तभी आप वो काउंटर एग्जाम्पल वगैरह लिया करोगे, अदरवाइज आप कभी भी नहीं लोगे। जब भी प्रूव करना है तो ये ABC वाली टर्म्स में ही करना है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी इसमें? बताओ, इस 2z के पास आइडेंटिटी क्या होगी? 0 एलिमेंट क्या होगा? टू जेड का हमने कोई भी एलिमेंट लिया, A बिलोंग्स टू 2z, सो A प्लस डैश इज इक्वल्स टू A, 0 होगा, 0 एलिमेंट। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? A belongs to 2z, additive inverse. A belongs to 2z. For each A belongs to 2z, A plus dash is equals to 0 एलिमेंट था हमारा 0, तो क्या आएगा एडिटिव इनवर्स यहाँ पे?
Negative. हाँ Negative. नेगेटिव ए। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। आपने कोई भी दो इवन इंटीजर्स ले लिए इस सेट 2z से, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगा इजीली। एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, the set of all continuous real valued functions of a real variable। बेसिकली हमारा एक सेट होता है C01, इसमें क्या है, सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और क्लोज इंटरवल 0,1 इससे हमारे वो पास कर रहे हैं। इसके पास ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं, पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट वाइज एडिशन कैसे होगा, कंटिन्यूस फंक्शन लेंगे, दो कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए, तो f प्लस जी ए दिस इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस जी ए। मल्टीप्लिकेशन एफ जी ए इज इक्वल्स टू एफ ए इंटू जी ए। क्या ये रिंग बनाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ले लो, सिंपल कंटिन्यूस फंक्शंस ले रहे हैं, दो फंक्शंस को ऐड करें तो फिर से हमारा एक फंक्शन जो आएगा दो फंक्शंस लिए मैंने कंटिन्यूस फंक्शंस, उनको ऐड करेंगे वापस से कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो फंक्शन कह सकते हैं। वैल्यू फंक्शन से क्या मतलब, रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन है उसके पास, कोडोमेन है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारी डोमेन है वो रियल नंबर से है। देखो बताती हूँ, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल, और इस इंटरवल की भी बात की है, तो इसमें इस टाइप के फंक्शंस हैं, क्लोज इंटरवल 0,1 टू रियल नंबर्स। मतलब इस डोमेन में हम क्या करने वाले हैं, क्लोज इंटरवल 0,1 से हमने रियल नंबर्स लेने हैं, ठीक है, उनको हम मैप किस पे कर रहे हैं, रियल नंबर पे, मतलब जो मेरा आउटपुट है वो कोई रियल नंबर आएगा। बताओ अब क्लियर है, ये हमारा है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। क्लियर है, एक बार कर सकते हैं, फिर से बताऊं, कंटिन्यूस रियल कंटिन्यूस तो पता है ना, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, क्लास 12 में कंटिन्यूटी पढ़ी होगी। Yes, sir. कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो भी वैल्यू पे चेक कर रहे हो फंक्शन की वो वैल्यू भी हमारी सेम आनी चाहिए।
रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, और ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 जब भी कह दिया जाए तो वो हमारी डोमेन बनती है। रियल वैल्यूड का मतलब ये है कि जो मेरी आउटपुट है वो रियल नंबर्स आएगी। आप फंक्शन में कुछ इनपुट डाल रहे हो, कुछ आउटपुट मिल रहा है, यही तो फंक्शन होता है। फंक्शन में इनपुट क्या डाल रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से हमने रियल नंबर पिक कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल वैल्यूड है। ऑब्वियसली रियल करोगे और कोई भी पिक नहीं करोगे, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो रियल नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता ना इनपुट कॉम्प्लेक्स डाल दूं और आउटपुट रियल आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इनपुट में भी हमने क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से रियल नंबर पिक करे, उसको मैप कर दिया रियल नंबर पे, तो वो मेरा बन रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। जब भी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 लिखा है तो वो मेरी क्या बनती है, डोमेन बनती है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो रियल नंबर आएगा कोई ना कोई। अब क्लियर है? Yes, ma'am. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा ये, एसोसिएटिव भी कर जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो फंक्शन बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन बन जाएगा। मान लो अगर एफ फंक्शन लिया तो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स हमारा एडिटिव इनवर्स बन गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी इजीली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कोई दिक्कत नहीं देगी। सो दिस फॉर्म्स अ रिंग। इज अ रिंग। और ऑपरेशन भी मैंने आपको बता दिए थे, पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। सेवेंथ एग्जाम्पल, लेट R1 R2 so on till Rn। मैंने n रिंग्स ले ली। इससे ना अब एक हम नई रिंग बनाने वाले हैं, ध्यान से समझना कैसे बना रहे हैं। लेट R1 डायरेक्ट सम विद R2 so on till Rn। अब इसमें आने क्या वाला है, टपल फॉर्म में आने वाला है, A1 A2 so on till An such that Ai belongs to Ri। आपने कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखे कभी इस तरीके से, कहीं ना कहीं देखे होंगे। या फिर जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे, मान लो मैंने 1,2 ये प्लॉट कर दिया, कोऑर्डिनेट्स देखे हैं इस तरीके से, बताओ। Yes, ma'am. देखे है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, ये दो कोऑर्डिनेट में होता था एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा होता था आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है। तब क्या होता था, सिर्फ दो वैल्यूज थी यहाँ पे एक्स और वाई, तो ये मेरा टू टपल था। टू टपल का मतलब क्या है, सिंपल हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, हमारा ये जो कोऑर्डिनेट लिखे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स कॉमा वाई हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, टू टपल एक्स कॉमा वाई फॉर्म में। ऐसे ही अगर मान लो एक्स वाई जेड, स्फेयर वगैरह देखा होगा कभी, 3D पढ़ा होगा, 3D ज्योमेट्री, तीन कोऑर्डिनेट वाली, तो वो मेरा तीन टपल होता है, आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हमने क्या कहा, हमने एन टपल तक इसे एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरीके का एलिमेंट दिखेगा उसका, A1 A2 सो ऑन टिल An। और ये हर एक A1 A2 An किसको बिलोंग करेगा, मैंने n रिंग्स ली हैं, A1 बिलोंग करेगा R1 को, A2 बिलोंग करेगा R2 को, A3 बिलोंग करेगा R3 को, एंड सो ऑन An बिलोंग करेगा मेरा किसको, Rn को। अभी तक हमेशा सिर्फ एक रिंग लेते थे, अब मैंने n रिंग्स लेके इस तरीके का एक टपल डिफाइन करा है। अब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपोनेंट वाइज होते हैं। एंड कौन से परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म कंपोनेंट
wise addition and multiplication. That is, अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दो एलिमेंट्स लेंगे एन टपल फॉर्म में a1 a2 सो ऑन टिल an. ये एक एलिमेंट लिया, दूसरा मैंने ले लिया v1 v2 सो ऑन टिल vn. इनको ऐड करा तो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट वाइज कंपोनेंट वाइज हमारा ऐड होगा ये a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 सो ऑन टिल an प्लस bn. एंड multiplication a1 a2 so on till an multiplied with b1 b2 so on till bn is equals to a1 b1 a2 b2 so on till an bn. ये भी एक रिंग बनाएगा and this ring is called the direct sum of R1 R2 so on till Rn. n रिंग्स ली, उससे ये हमने एक डायरेक्ट सम बनाया, मतलब n टपल फॉर्म में लिख दिया. एक एक एंट्री कहाँ से आ रही थी? अपनी रिस्पेक्टिव रिंग से आ रही है. कंपोनेंट वाइज एडिशन है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है इस तरीके से. एंड दिस रिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम. रिंग बनाएगा और डायरेक्ट सम इसका नाम है. प्रॉपर्टीज भी इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. क्लोजर वाली सेटिस्फाई हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. आपने यही दो टपल वाइज ले लिए जो अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, कंपोनेंट वाइज एडिशन. दो टपल उठा लिए, उनको ऐड करा, वापस से वो हमारा आर को बिलोंग कर रहा है. फिर एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी सेटिस्फाई. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे बता सकते हो? देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करा, इसमें से एक एलिमेंट उठाया ऑब्वियसली a1 a2 सो ऑन टिल an. इसका ना नाम r दे देते हैं. ये जो मैंने डायरेक्ट सम लिखा है ना, इसको कैपिटल R का नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा सा लिखने में इजी रहे, वरना बार बार ये पूरा डायरेक्ट सम लिखने में टाइम लगेगा. सो दिस बिलोंग्स टू R. R में क्या है? डायरेक्ट सम था, मैंने उसको R का नाम दे दिया. यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिख भी दिया. अब हम कह रहे हैं जीरो एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब इस टपल के अंदर ऐसा क्या ऐड किया जाए कि मुझे सेम ये एन टपल मिल जाए. बता सकता है कोई? बताओ. हाँ, जीरो टपल ले लो, सिंपल. क्योंकि कंपोनेंट वाइज इसकी एंट्रीज ऐड होनी है. a1 प्लस जीरो, a2 प्लस जीरो, सो ऑन टिल an प्लस जीरो. हमारे पास ये आ गया. सो ये क्या आ गया हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी इज, एडिटिव आइडेंटिटी कह लो या फिर जीरो एलिमेंट कह लो. जीरो टपल. और एडिटिव इनवर्स भी बता दो. एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करना है? इस टपल के अंदर ऐसा क्या ऐड किया जाए कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी, ये जीरो एलिमेंट मिल जाए. बता दो. नेगेटिव a1 नेगेटिव a2 सो ऑन टिल माइनस an. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी एडिशन के साथ. ये रहा, दो टपल लिए, a1 a2 सो ऑन टिल an, b1 b2 सो ऑन टिल bn. रिस्पेक्टिव कंपोनेंट वाइज हमारी एंट्रीज ऐड होने वाली हैं.
A1 प्लस B1 करें या फिर B1 प्लस A1, सेम आएगा। A1 A2 so on till AN, B1 B2 so on till BN, ये R को बिलोंग कर रहा है, हम कर रहे हैं A1 A2 so on till AN प्लस B1 B2 so on till BN, मतलब A प्लस B करने की कोशिश की जा रही है। तो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 so on till AN प्लस BN। दूसरी साइड से B1 B2 so on till BN प्लस A1 A2 so on till AN is equals to B1 plus A1 B2 plus A2 so on till BN plus AN। इसको हम A1 plus B1 भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में है, A2 plus B2 so on till AN plus BN, and this is equal to A1 A2 so on till AN plus B1 B2 so on till BN। ये रहा ना, इस वाले से। यहाँ तक क्लियर है सबको? देख लो, जवाब नहीं दे रहे तो मैं ये एज्यूम कर लूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ। ऐसी बात है, बता दो नहीं आ रहा समझ तो मैं दोबारा बता दूंगी। रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई टीचर बना तो पता लगेगा कि रिस्पॉन्स देना कितना ज़्यादा एक इंटरेक्टिव क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अकेले मैं बोलती रहूँ इसका क्या फ़ायदा। क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बताओ करेगा नहीं करेगा? बताओ स्नेहा। तीन टप्पल उठा लोगे ना, एक A1 A2 so on till AN वाला उठा लो, एक B1 B2 so on till BN वाला उठा लो, एक C1 C2 so on till CN वाला उठा दो, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने की कोशिश करना, इजीली सेटिस्फाई कर जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक, क्या कह रहे हो? आदर्श कुछ कह रहा था? हम जो 6 to 9 वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ना अपना माइक थोड़ा बिल्कुल पास करो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा ढंग से क्या कह रहे हो। मैम जो ये 6 to 9 वाली प्रॉपर्टी है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए रहेगी। हाँ, वो बताई ही मल्टीप्लिकेशन के लिए रही है मैंने। जो एडिशन के साथ वाली थी वो 5 प्रॉपर्टीज थी, पहली 5 जो एबिलियन ग्रुप वाली थी। तभी तो मैंने बोला कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा एबिलियन ग्रुप है, बाद वाली 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए बताई है मैंने। 2 ऑपरेशन है ना इसलिए, पहली 5 एबिलियन, बाकी की 4 मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फिर है रिंग्स विद यूनिटी। अभी तक मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की आपसे कभी भी बात नहीं करी है। मल्टीप्लिकेशन के साथ भी आइडेंटिटी होती है, उसी का नाम यूनिटी होता है। अब देखेंगे कैसे आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो बेसिकली मतलब क्या है आइडेंटिटी का? मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो, और याद होगा नॉन जीरो रिंग से लेंगे इसे, क्योंकि अगर जीरो रिंग से ले लिया, मान लो मैंने ले लिया A इज इक्वल्स टू 0, एक एलिमेंट उठा लिया रिंग से, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे सेम एलिमेंट मिल जाए। यहाँ पे तो चलो A इक्वल टू 0 लिया है, 0 लाना है, मतलब A इंटू डैश इज इक्वल्स टू A, यही टारगेट रहता है आइडेंटिटी के लिए। मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो यहाँ ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लिकेशन का दे दिया। क्या कभी भी
ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? अगर तो a इक्वल टू 0 ले लिया तब अलग सिनेरियो है, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। मैंने आपको ये बात बताई है ना, चाहे मल्टीप्लिकेशन के साथ जाओ चाहे एडिशन के साथ जाओ, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। इनवर्स हर एक एलिमेंट का निकल जाता है, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा यूनिक है। सो आइडेंटिटी यूनिक है। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मैंने सिर्फ a इक्वल टू 0 पे तो काम करना नहीं है, मेरे को तो बाकी सारे एलिमेंट्स की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम नॉन ज़ीरो रिंग से लेंगे। नॉन ज़ीरो रिंग के लिए हमेशा हमारी आइडेंटिटी यूनिक आ जाया करेगी मल्टीप्लिकेशन के साथ। सो अ रिंग विद यूनिटी is a non-zero ring R which has an element E such that E into X, अब X कहाँ से लिया है, इस नॉन जीरो रिंग से एलिमेंट लिया है, दिस इज इक्वल टू X इंटू E इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब नॉन जीरो रिंग से लिया है हमने, R जीरो के इक्वल नहीं है। रिंग में सारे एलिमेंट्स हैं जीरो को छोड़ के। देन दिस एलिमेंट E is called the unity of the ring R। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, देन ring R is said to be a ring without unity, मतलब कि उसके पास आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी रिंग के जिनके पास यूनिटी है, और कुछ ऐसी रिंग भी दिखाऊंगी जिनके पास यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। कभी भी यूनिटी चेक करनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करना है, तो आप क्या चेक करोगे, ये वाली कंडीशन चेक करा करोगे। इससे फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। अब एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, वही वाले सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने ऊपर डिस्कस करे थे। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये पहला एग्जांपल था मेरा। इसकी आइडेंटिटी कोई मुझे बता सकता है क्या होगी? अब ये मत सोचना मैम इंटीजर्स में तो जीरो भी आता है, आपने तो बोला था नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने ये बोला है कि जब भी रिंग विद यूनिटी चेक करना है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके पास है या नहीं, तब उसको नॉन जीरो लेके कंसीडर करना। तो इसका मतलब क्या है, क्या कह रहे हो? वन आएगा। हाँ, इंटीजर वन इज द यूनिटी ऑफ जेड। ठीक है, इसका मतलब दिस इज अ रिंग विद यूनिटी। अगर मैंने आपको रियल नंबर दिए होते तब आइडेंटिटी क्या होती? ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन के साथ बार बार बोल रही हूँ अब मैं। व्हाट इज द यूनिटी ऑफ आर? फिर M2Z की बताओ। फिर ZX के साथ एक हमने ZN भी पढ़ा था, ऑपरेशन था एडिशन मॉडलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n। C01, पहले ये सारे तो हम कर रहे हैं, क्या एग्जांपल्स हैं ये?
इन सभी में रिंग विद यूनिटी आएगी। फिर बताऊंगी वो वाले एग्जाम्पल जिसमें यूनिटी नहीं आती। रियल नंबर्स का बता दो यूनिटी। बनी आएगी इसकी भी। इसका मतलब क्या है, x इंटू ई इक्वल टू एक्स लाना है। कब आ पाएगा? ई इक्वल टू 1 रखने पर। थर्ड एग्जाम्पल में यूनिटी बताओ। मतलब कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी ही पूछी रही हूँ मैं, सिंपल। जैसे जीरो एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी थी ना, वैसे ही यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी पूछी, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं पूछा। अब आपने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया ए, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि सेम मैट्रिक्स दे दे, बता दो। कंफ्यूज होते हो ना, तो ऐसे मैट्रिक्स लिया करो। ए बी सी डी ले लिया, ए बी सी डी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई मुझे वो सेम एलिमेंट दे दे। अब इतनी मैट्रिक्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की है तो 1 0 0 1 इस तरीके से। जेड एक्स क्या था? पॉलिनोमियल से जिसके अंदर कोफिशिएंट इंटीजर से आ रहा है, तो इसमें यूनिटी क्या बनती है देखो। नहीं निकलती कोई तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी। हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि सिलेबस अभी हमारा रहता है कंप्लीट करना। अब यूनिटी में बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, जेड एक्स से कर रहे हैं तो कोई भी पॉलिनोमियल पिक किया, उस पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वो सेम पॉलिनोमियल दे दे, ये टारगेट है। ऐसे डेफिनेशन लिख के करा करो। वन। हाँ, 1 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 कह सकते हैं। फिर जेड एन के अंदर ए इंटू ई इक्वल टू ए आना चाहिए। वन ही हो जाएगा, यहाँ पे भी सिंपल है। C01 में अब यहाँ पे फंक्शन थे तो एक फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई मुझे वो सेम फंक्शन दे दे। कौन होगा? जैसे यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 था, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन 1 हो जाएगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं ऐसी रिंग्स का जिसके पास यूनिटी नहीं होगी। एग्जांपल्स ऑफ रिंग विदाउट यूनिटी। जैसे 2z लिया, m2 2z 2zx। देखो 2z के एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे 0 +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब है यूनिटी का? कोई भी हमने एलिमेंट यहाँ से लिया, ए को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि भाई वो मुझे ए दे दे, यही टारगेट है। मान लो मैंने 2 ले लिया,
ए इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 2 मिल जाए? इज दिस पॉसिबल? और ये भी हमें पता है कि अगर आइडेंटिटी आएगी तो वो मेरी 2z को बिलोंग करेगी, सेट से बाहर से आने वाली है नहीं। इज दिस पॉसिबल? No. तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ रिंग विदाउट यूनिटी। यहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये वाला है जिसमें मेट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं इस 2x2 मैट्रिक्स की, वो मेरी 2z वाले सेट को बिलोंग करती है, ठीक है। मान लो अगर मैंने ए बी सी डी चारों के चारों 2 ले लिए, देखो मैंने कहा ना, जब कोई चीज़ नहीं बनती है, जैसे ये रिंग विदाउट यूनिटी है, तो आप एग्जाम्पल लेके उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। फिर आप आगे लिख सकते हो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस इज़ अ रिंग विदाउट यूनिटी, ऐसा चेक करने के लिए आ सकता है। सो ए बी सी डी मैंने 2 ले लिया, तो 2 2 2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि भाई ये सेम मैट्रिक दे दे? इज दिस पॉसिबल? अब ना यहाँ पे गलती से भी मत बोल देना मैम 1001 ले लो। ये जो, अब ये देखो, ये जो मैट्रिक्स होगा ये M2 2Z को बिलोंग करना चाहिए। M2 2Z को बिलोंग करने का मतलब ये है कि इसकी जो एंट्रीज आए वो 2Z वाले सेट से उठ के आए। 2Z वाले सेट में तो 1 है ही नहीं, तो ये मैं नहीं ले सकती यहाँ पे। लॉजिक क्लियर हुआ? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैट्रिक्स की एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? ABCD 2Z को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा के चेक करने की कोशिश भी करी, 1 तो बिलोंग ही नहीं करता, मैं ले ही नहीं सकती। सो दिस इज ऑल्सो अ रिंग विदाउट यूनिटी। बताओ हुआ क्लियर? नेक्स्ट है 2ZX। बताओ ये वाला अगर नहीं हुआ है क्लियर तो मैं दोबारा बताऊं? हो गया मेरा। ठीक है। फिर 2ZX मतलब एक पॉलिनॉमियल था जिसमें हमारे कोफिशिएंट्स इंटीजर से आ रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर मान लो x² + x+1 पॉलिनॉमियल था, सिंपल पॉलिनॉमियल था, लेकिन अब वो 2ZX को बिलोंग कर रहा है, ये ZX को बिलोंग कर रहा है। अब अगर 2ZX को बिलोंग करना है तो 2 से सारी एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2x² + 2x + 2 दिस बिलोंग्स टू 2ZX। सिंपल सा इसका ही मतलब है। तो 2x² + 2x + 2 इसको आइडेंटिटी लेके आनी है, 2x² + 2x + 2। क्या ये पॉसिबल है? कोई भी पॉलिनॉमियल बनाने की कोशिश करोगे उसमें 1 तो लाना ही पड़ेगा, पर 1 आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसको यहाँ बिलोंग ही नहीं करेगा। 1 का मतलब क्या है? अगर 1 लाने की कोशिश करी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 1 समझ सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 1 आना चाहिए था ना इसकी आइडेंटिटी, जैसे सिंपल ZX की आ रही थी। सिंपल लॉजिक 1 से मल्टीप्लाई करना है E = 1, लेकिन कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनॉमियल 1 है वो 2ZX वाले पॉलिनॉमियल को बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इवन इंटीजर्स बन चुके हैं। जब 1 इसको बिलोंग ही नहीं करता तो मैं कहाँ से इसकी आइडेंटिटी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 1 कह दूँ? देयरफॉर दिस इज अ रिंग विदाउट यूनिटी। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट?
ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, as a ring is a group with respect to addition, so the following results hold in a ring are. पहली बात, the zero element is unique, ये मैंने आपको बता ही दिया था। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है हमेशा यूनिक आती है। दूसरी बात, रिंग के हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होता है। एवरी आर बिलोंग्स टू रिंग आर हैज अ यूनिक इनवर्स, और उस इनवर्स का नाम क्या होता है? माइनस आर, कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ आर। थर्ड थिंग, cancellation law holds. That is, अगर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए रिंग R से, then R plus S is equals to R plus T, implies S is equals to T. अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लेना, मल्टीप्लिकेशन के साथ कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। We cannot cancel, ये ध्यान रख लेना, एडिशन के साथ बात कर रही हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तो आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई है, एडिशन के साथ बात कर रही हूँ। ये जो सारे नोट है एडिशन के साथ है, इसीलिए तो यहाँ पे जो इनवर्स दिया है वो एडिशन के साथ माइनस आर दिया, नेगेटिव ऑफ आर। वी कैन नॉट कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज multiplicative inverse does not exist. Next note, a ring may not have multiplicative identity. लेकिन अगर उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो उसका नाम यूनिटी होता है, ये हमने कर लिया। बट इफ आर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देन it is called unity. Also, a ring may not have multiplicative inverse. आई होप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है? किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है। सो अ रिंग मे नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन अगर इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो उसका नाम यूनिट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिटी और यूनिट। बट इफ इट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स then it is called unit.
जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब यूनिट चेक करना चाह रही हूँ। क्या इंटीजर्स के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है? ऑपरेशन ध्यान रख लेना ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन के साथ। बताओ चेक करके। इसको ना आप सीधा सीधा ऐसे भी सोच सकते हो, क्या इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते थे? और अगर नहीं बना रहे थे तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? मैम ग्रुप नहीं बनाते हैं क्यों नहीं बनाते? मैम, क्योंकि इसका इनवर्स जो है वो फ्रैक्शन में आएगा तो मतलब रियल नंबर हो जाएगा। हाँ, तो वो हमारा इंटीजर को बिलोंग नहीं करता। जैसे कुछ एलिमेंट्स का 2 का देखें इन्वर्स, तो वो 1/2 आता है, वो हमारा इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हर एक एलिमेंट का करना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका नहीं कर रहा है। और अगर ये बताना हो कि किनका कर रहा है, 2 का नहीं कर रहा, 3 वगैरह का नहीं कर रहा, किन्हीं 2 एलिमेंट्स का करता भी था, वो 2 एलिमेंट कौन थे? a मल्टीप्लाइड विद डैश इज इक्वल्स टू a। ये पॉसिबल कब हो पाता है और किस एलिमेंट के लिए? a को 1 लेते थे, a को -1, ये 2 एलिमेंट से याद होगा। 1 और -1 का होता था ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और होते कौन है ये भी बता दो। 1 को किससे मल्टी सॉरी उल्टा डेफिनेशन लिख दी। 1 इंटू a इंटू डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। एक मिनट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम एलिमेंट दे दे, ये होता है ना। ये आना है। तो a इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 इंटू डैश इक्वल टू 1, इन्वर्स क्या आ गया 1, 1 का इन्वर्स 1। a को -1 ले लिया, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1 आ जाए, 1, तो -1 का इन्वर्स भी 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन कौन हो गए, 1 और -1। इसका मतलब यूनिट्स क्या होगा इंटीजर के, यूनिट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन कौन है, 1 और -1, तो ये इसके यूनिट्स हो गए। क्लियर है ये? क्लियर है सबको ये यूनिट्स इंटीजर के? नेक्स्ट एग्जांपल बोलो। एक और एग्जांपल एक और, हाँ दे रही हूँ, नेक्स्ट दे रही हूँ। Zn वाला एग्जांपल है 0 1 2, मतलब बेसिकली ना मल्टीप्लिकेशन के साथ इन्वर्स देख रहे हैं। हमने पहले ग्रुप में भी देखे थे ना, वही चीज कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। Zn वाला ये ग्रुप आ गया, रिंग बनता है ये, अभी दिखाया था। अब इसके सेट ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं। बता देती हूँ, इसके सेट ऑफ यूनिट्स UN बनते हैं। ग्रुप ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ा था UN। जैसे कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, Z5 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, ये बनेगा। अब करना क्या है, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैंने आपको ये बताया था कि Zn
एडिशन मॉडलो n के साथ ग्रुप बनाता है, और Zn मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n के साथ ग्रुप तभी बनाता है जब n प्राइम है। याद है ये रिजल्ट बताया था मैंने, इफ एंड ओनली इफ। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर वही इनवर्स पे दिक्कत दे देता है। अगर मैंने 0 लिया तो 0 का इनवर्स देखने में दिक्कत आती है, 2 का इनवर्स लिया फिर दिक्कत आती है मल्टीप्लिकेशन के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। तो तभी है जब n इज प्राइम। जैसे Z5 P इज 5 प्राइम लिया है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं। देखो ग्रुप ऑफ यूनिट्स, सेट ऑफ यूनिट्स UN, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे Z5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएंगे, यही UN वाला सेट बनेगा। Z5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे बता दो किस किस एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं, पहली बात तो ये, फिर आगे की बात करेंगे। जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए इक्वल टू 0 ले लिया, ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई वो मुझे ए ही दे दे, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको बोला है नॉन जीरो रिंग से लेना है, मतलब आइडेंटिटी कैन नॉट बी 0। ये समझ आ रहा है लॉजिक, नॉन जीरो रिंग से उठाना है। इसके पास 0 है, इसको इग्नोर करके चलोगे, बचे हुए एलिमेंट से उठाते हैं कि इसके बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हो गए, उसको Z5 स्टार कह देंगे। क्या होता है, नॉन जीरो वाले हो गए ना ये, 1 2 3 4 इसमें से उठाना है। तो इसीलिए ये वाला तो हम उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि हमने नॉन जीरो रिंग R से उठाना है। ठीक है, बाकियों का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। 1 का इनवर्स बताओ, ऑपरेशन ध्यान रख लेना, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 है यहाँ पे। वन का वन। ठीक है, 2 का 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 E इक्वल टू 2, यही टारगेट है। एक सेकेंड रुकना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन से इसको कंफ्यूज कर दिया, सॉरी। दोबारा देखो, 2 डेफिनेशन दोबारा बता रही हूँ ढंग से, एक बार और देखो, मैंने एक गलत चीज़ बोल दी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का डिफरेंस साथ के साथ समझो, फिर इस पे आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वो मुझे सेम एलिमेंट दे दे। और यही इनवर्स का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो हमारे रिंग की आइडेंटिटी दे दे। दोनों चीज़ों में फर्क समझ आ रहा है, यही है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। तो 2 का इनवर्स देखना है, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी तो बता दो पहले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है इसकी,
1. 1। तो 2 का इन्वर्स बता दो मुझे, 3 का भी जल्दी से बता दो, 4 का भी। मैम 2 और 3 इनवर्स होंगे उसी पे। हाँ, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का 4 का 4 ही होगा। करेक्ट। अब इस पे आओ, मैं आपसे अगर पूछूं UN, U5 के एलिमेंट्स मुझे बता दो एक बार क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ा हुआ है। मैम 1, 2, 3 और 4। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस किस के यहाँ पे आ रहे हैं? 1 2 3 4 के। मैंने क्या कहा था, Zn में सेट ऑफ यूनिट्स क्या बनता है? UN बनता है। यानी कि उस सेट के सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे आ गए। मतलब जो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, वो सारे के सारे हमारे UN में आ जाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज commutative rings. A ring R is said to be a commutative ring. नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिविटी की बात की जा रही है, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। क्योंकि रिंग में तो कॉम्यूटेटिविटी की बात नहीं की जा रही थी मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्योंकि वो सिंपल रिंग बोल रहे थे। जैसे सिंपल ग्रुप में कभी भी मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करती, एबिलियन बोलती हूँ या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप बोलती हूँ, तब वहाँ पे हम कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन इंक्लूड करते हैं। सो सिमिलरली रिंग में, सिंपल रिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉम्यूटेटिव रिंग बोला तो एबिलियन वाली कंडीशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो अ रिंग R is said to be commutative ring if AB is equals to BA for all AB belongs to R, and if there exist two elements A and B belongs to ring R such that AB is not equal to BA, AB और BA इक्वल नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, वो हमारी रिंग कैसी है? नॉन कॉम्यूटेटिव, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। देन द रिंग R is said to be a non-commutative ring. एग्जाम्पल्स देख लो कॉम्यूटेटिव रिंग के। अब इसमें बस कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन चेक करना, बाकी सारी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जैसे Rn, अब Rn में क्या होगा? A1 A2 सो ऑन टिल An, n टपल है और ये सारी एंट्रीज आ कहाँ से रही है? मेरी रियल नंबर से आ रही है। तो ये वाली मैंने आपको रिंग दी, इसमें कॉम्यूटेटिव कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। Rx, set of all polynomials whose coefficients are from real numbers. This is also a commutative ring. Zn, तो ये सारी की सारी मेरी क्या हो गई? Commutative rings. So these are commutative rings. Next definition, if A and B belongs to commutative ring and A is non-zero, then A divides B, that is A divides B.
or we can say that A is a factor of B. If there exists C belongs to R such that B is equals to AC. क्या कह रहे हैं हम? A और B मैंने कॉम्पिटिटिव रिंग से लिए, A डिवाइड्स B या फिर A इज अ फैक्टर ऑफ B कब बोलेंगे? अगर एक C एग्जिस्ट करता है R के अंदर सच दैट B इज इक्वल्स टू AC, और अगर A B को डिवाइड नहीं करता then we write A does not divide B.